हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे सेरोटोनिन। इसी लेक्चर के प्रीवियस पार्ट्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे सेरोटोनिन की सिंथेसिस होती है, कैसे बॉडी में उसका मेटाबॉलिज्म होता है और फाइनली जो हमें 5-HIAA है यानी कि 5-हाइड्रोक्सीइंडोल एसिटिक एसिड है वो मिलता है, जो कि आपकी यूरिन में जाके एक्सक्रीट हो जाता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट था उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो सेरोटोनिन है वो हमारी बॉडी में जनरली उसके सोर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट हैं जिनके थ्रू हमें सेरोटोनिन बनाने में हेल्प मिलती है, यानी कि हमें ट्रिप्टोफैन मिलता है जो कि इसेंशियल अमीनो एसिड है जो आपका सेरोटोनिन बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद हमने देखा था क्या क्या फंक्शन होते हैं सेरोटोनिन के बॉडी में, कैसे वो आपका इमेसिस में हेल्प करता है, कैसे वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, कैसे वो स्लीप को रेगुलेट करता है, जो हमारी सर्काडियन रिदम है उसे कैसे रेगुलेट करता है। इसके अलावा कैसे वो एपेटाइट को कंट्रोल करता है, कैसे वो बोन की हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे फंक्शंस देखे थे जो 5HT के हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट द डेफिशिएंसी ऑफ सेरोटोनिन। अगर सेरोटोनिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसके सारे फंक्शन ऑल्टर होने वाले और फाइनली इसका ट्रीटमेंट, चाहे वो फार्माकोलॉजिकल अप्रोच हो चाहे नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच हो, दोनों ही हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में जो हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि हमारा जो 5HT है, जो सेरोटोनिन है, वो किस तरीके से अपने रिसेप्टर्स से बाइंड होता है और उसके कितने टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि देखो फंक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, हमें पता है कि सेरोटोनिन क्या करता है, इमेसिस इंड्यूस करता है, बट कौन से रिसेप्टर से बाइंड होके ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। हमें पता है कि जो सेरोटोनिन है वो क्या कर रहा है, हमारी कॉग्निशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी मेमोरी को इंप्रूव करता है। तो वो कौन सा रिसेप्टर है, ठीक है, जिसके थ्रू ये फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। तो आज का लेक्चर टोटली कंप्लीटली डेडिकेटेड है किसके लिए, 5HT रिसेप्टर्स पे। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं 5HT रिसेप्टर्स के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो 5HT के जो रिसेप्टर्स है, ठीक है, बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, इसमें कुछ फैमिलीज हैं जो हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वन बाय वन उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप अभी जब रिसेप्टर हम डिस्कस करेंगे और आपको पता चलेगी कि जो 5HT के जो मैक्सिमम सारे के सारे रिसेप्टर्स जो हैं वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हैं, जिन्हें मैं डिटेल में आपको बता चुकी हूँ कि कैसे जी प्रोटीन रिसेप्टर्स वर्क करते हैं। केवल एक आपका एक्सेप्शन है, वो कौन सा है, 5HT3। ठीक है, वो आपका बहुत टाइम में हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा रिसेप्टर है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि सारे के सारे GPCR है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। केवल एक ही आपका ऐसा है जो आपका लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है, वो कौन सा है, 5HT3 रिसेप्टर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिसेप्टर्स के बारे में। वन बाय वन हम एक एक करके सारी रिसेप्टर्स की फैमिली को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा रिसेप्टर है वो कौन सा है, 5HT1। ठीक है, 5HT1। अब ध्यान रखिएगा जो 5HT1 रिसेप्टर है ये भी फिर इसके अंदर भी आपकी सब फैमिली आती है। ठीक है, तो उस फैमिली को हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो 5HT1 है ये आपके कितने टाइप का होता है। देखो मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, 5HT1A। ठीक है, इसी तरीके से आएगा, अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं 5HT1A को डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो 5HT1A के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे हम रिसेप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपका रहेगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, किस तरीके से ये काम करेंगे ये वाले रिसेप्टर्स। नेक्स्ट हमारा रहेगा लोकेशन, कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, लोकेशन के बाद डिस्कस करने वाले हैं हम फंक्शंस को देख सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर लोकेशन में ये क्या काम अपना कर रहे हैं फंक्शंस। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो हम साइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं विद 5HT1A रिसेप्टर। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो 5HT1A रिसेप्टर है, 1 के अंदर जितनी भी आपके रिसेप्टर के सब टाइप आएंगे सारे के सारे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, आपका GPCR रिसेप्टर है। ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। और मैकेनिज्म कौन सा है GPCR के अंदर, ये क्या करते हैं, आपका जो हमारा एडिनाइल साइक्लेज जो एंजाइम है उसे ये क्या करते हैं, आपका इनहिबिट करते हैं।
ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा आपका एक्सेप्शन बनता है। हमारे मेजर जितने भी आपके 5HT के जितने भी हमारे अभी आप रिसेप्टर्स पढ़ोगे सारे के सारे कैसे हैं, आपके एक्साइटेटरी हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं जो इनहिबिटरी है? एक तो 5HT1 जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, एक आएगा 5HT5। ठीक है, यही दो आपके सब टाइप ऐसे हैं जो इनहिबिटरी हैं, बाकी के सारे क्या है, एक्साइटेटरी हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 5HT1A कौन सा आपका किस टाइप का रिसेप्टर है? GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। और इसका मैकेनिज्म क्या है? ये एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करता है। और आप जानते हो ना, एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिट होगा, साइक्लिक AMP पाथवे पूरा कराया हुआ है मैंने। ठीक है, एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिट कब होता है? जब कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है? GI प्रोटीन, है ना। GI मतलब इनहिबिटरी प्रोटीन है आपकी, ये इन्वॉल्व रहेगी तो एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिट होगा। यानी कि अब जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, यानी कि 5HT जब भी अपने 5HT1A रिसेप्टर से बाइंड होगा तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे? इनहिबिटरी होंगे, सबसे पहली बात। ठीक है, तो ये है इसका मैकेनिज्म जो आपको पता होना चाहिए। नाउ लोकेशन। ठीक है, लोकेशन की अगर हम बात करें तो मेजर दो लोकेशन है जहां पे आपका ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। नंबर 1 क्या है आपका? रेफे-न्यूक्लियस। ठीक है, रेफे-न्यूक्लियस सबको पता है ब्रेन का पार्ट है। और सेकेंड इसकी लोकेशन क्या है हमारी? हिप्पोकैम्पस। आप देखिए यहाँ पे एक और बहुत से लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन होता है कि जो हमारा 5HT1 रिसेप्टर है, स्पेसिफिकली 1A एंड 1B, ये ऑटो रिसेप्टर है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि हाँ ये ऑटो रिसेप्टर है, लेकिन ब्रेन की कुछ ऐसी लोकेशन है जहां पे ये ऑटो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। बाकी कुछ लोकेशन ऐसी भी है जहां पे ये पोस्ट सिनेप्टिकली वर्क करते हैं, नॉर्मल रिसेप्टर्स की तरह। ठीक है, तो देखो जो हमारा रेफे-न्यूक्लियस है, ठीक है, रेफे-न्यूक्लियस में जो हमारे न्यूरॉन्स होंगे बेसिकली, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं इस तरीके से बता देती हूँ आपको। वैसे आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी सपोज ये दो न्यूरॉन है। ठीक है, इस न्यूरॉन को क्या बोलोगे आप? साइनेप्स से पहले वाले को ये क्या है? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है। साइनेप्स के बाद वाले न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, तो हमें पता है कि रिसेप्टर या तो पोस्ट सिनेप्टिकली प्रेजेंट होते हैं, यानी कि साइनेप्स के बाद वाले न्यूरॉन में, या फिर कुछ रिसेप्टर ऐसे भी होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्री सिनेप्टिकली, यानी कि जो आपके सिनेप्स से पहले वाला न्यूरॉन था। ठीक है, ये पता है ना सबको। और हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में जो ये रिसेप्टर्स होते हैं ये किस तरीके से वर्क करते हैं? ऑटो रिसेप्टर्स की तरह वर्क करते हैं। अब ये ऑटो रिसेप्टर करते क्या है? सपोज ये आपका न्यूरॉन था, इसके अंदर इस तरीके से क्या था? केमिकल मीडिएटर या न्यूरोट्रांसमीटर था। ठीक है, जब ये वेसिकल बर्स्ट हुई ड्यू टू एक्शन पोटेंशियल, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर था कहाँ आ गया था? आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया था। ठीक है, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा? पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर से बाइंड होगा। ठीक है, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। और कुछ बहुत न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा? इन ऑटो रिसेप्टर से भी बाइंड होगा। ये सपोज ये था, ये ऑटो रिसेप्टर से भी बाइंड हुआ, जो कि कहाँ थे? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में थे, जिस न्यूरॉन के अंदर से ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है। तो जैसे ही इसकी बाइंडिंग इस ऑटो रिसेप्टर से होगी तो ये ऑटो रिसेप्टर ऑटोमेटिकली ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को क्या कर देंगे? रोक देंगे। ठीक हो गया। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर फर्दर रिलीज नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि ऑटो रिसेप्टर का काम क्या है? जो न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन रिलीज कर रहा था उसके रिलीज को रोक देना। अगर ऑटो रिसेप्टर से आपका लिगेंड बाइंड होता है तो एकदम से क्या होता है? जो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज है वो रुक जाता है। ठीक हो गया। क्योंकि हम बात कर रहे हैं 5HT यानी कि सेरोटोनिन की, तो होगा क्या आपका? ये कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होगा? सेरोटोनिन। तो क्या होता है देखो, रेफे-न्यूक्लियस में, रेफे-न्यूक्लियस ब्रेन का आपका पार्ट है, रेफे-न्यूक्लियस में जो न्यूरॉन्स होंगे वहां जो रिसेप्टर होगा 5HT का, वो कौन सा होगा? ऑटो रिसेप्टर। समझ में आ रहा है? 5HT के वहां पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, और स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं 5HT1A, वो किस तरीके से काम करेंगे? ऑटो रिसेप्टर्स की तरह। तो क्या करेंगे बताओ? रेफे-न्यूक्लियस में 5HT के रिलीज को रोक देंगे। ठीक हो गया। तो चलिए मैं इसे हटा रही हूं। ये आपको ऑटो रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा
कि ऑटो रिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं। सो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा, रेफर न्यूक्लियस में हम कह सकते हैं कि जो 5HT1A रिसेप्टर हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, ऑटो रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं, यानी कि प्री सिनेप्टिकली प्रेजेंट रहेंगे और क्या करेंगे ये, दे विल इनहिबिट 5HT फायरिंग। ठीक है, 5HT की जो फायरिंग हो रही है, 5HT का रिलीज हो रहा है, उसे क्या करेंगे, ये कम करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए और एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये 5HT की फायरिंग को तो कम कर ही रहे हैं ऑब्वियसली, साथ ही साथ जो हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, कौन कौन से हैं, ग्लूटामेट है, आपका एसिटाइल कोलिन है, ये इनके रिलीज को भी क्या करते हैं, कम करते हैं। तो मैं वो अदर फंक्शन में लिखा दूंगी, ठीक है। ये मेजर 5HT से रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी लोकेशन क्या है, हिप्पोकैम्पस। सेम 5HT1A रिसेप्टर हमारे हिप्पोकैम्पस में भी प्रेजेंट होते हैं। हिप्पोकैम्पस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी लर्निंग एंड मेमोरी एबिलिटी, जो हमारी मेमोरी पावर है, जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी है, बेसिकली उसके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या होता है, देखो हिप्पोकैम्पस में जो ये रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये ऑटो रिसेप्टर नहीं है। तो ये कहना बहुत गलत है कि जो 5HT1A रिसेप्टर है वो ऑटो रिसेप्टर है। वो ऑटो रिसेप्टर है लेकिन कहाँ है, रेफर न्यूक्लियस में। रेफर न्यूक्लियस में जो न्यूरॉन है उसमें जो है ये वो ऑटो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, बट हिप्पोकैम्पस में जो आपके ये रिसेप्टर्स हैं 5HT1A, ये पोस्ट सिनेप्टिकली प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऑटो रिसेप्टर नहीं है, यानी कि ये 5HT की फायरिंग को कम नहीं करेंगे। ठीक है, हिप्पोकैम्पस में ये 5HT जब भी इन रिसेप्टर से बाइंड होगा 5HT1A से, तो ये 5HT के रेट को, फायरिंग रेट को कम नहीं करने वाले। ठीक हो गया, ध्यान रखिएगा। तो ये 5HT, अब सपोज देखो इन रिसेप्टर्स के साथ 5HT बाइंड करेगा इन हिप्पोकैम्पस, तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा, इफेक्ट ये आएगा कि ये क्या करेगा, सबसे पहली बात ये एग्रेशन जो है उसे कम करता है। ठीक है, एग्रेशन एंड इम्पल्सिविटी। अब कहेंगे आप कि एग्रेशन कैसे कम हो रहा है, इम्पल्सिविटी कैसे कम हो रही है, तो ध्यान रखिएगा इसका एग्जैक्ट जो आपकी मैकेनिज्म है वो रिपोर्टेड नहीं है कि किस तरीके से 5HT1A रिसेप्टर्स के साथ हिप्पोकैम्पस में बाइंड होकर एग्रेशन को कम कर रहा है, बट कुछ आपकी क्लिनिकल फाइंडिंग है जिनके बेसिस में हम बोल सकते हैं कि हाँ, अगर किसी भी इंसान के ब्रेन में 5HT का लेवल कम होता है तो उसकी वजह से 5HT के लेवल कम होने की वजह से इंसान के अंदर एग्रेशन आ जाता है। ठीक है, वो इम्पल्सिव हो जाता है, ये आपकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स से पता लगा। इसके अलावा आपको पता है 5HT का एक मेटाबोलाइट है, कौन सा बताया था मैंने, 5-HIAA। ठीक है, अगर किसी इंसान के ब्रेन में सपोज 5HT कम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली 5HT का मेटाबॉलिज्म होगा तो 5-HIAA भी कम ही आएगा उसका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। क्लियर है। तो हुआ क्या, जब जो लोग ऐसे होते हैं ना जिनमें सुसाइडल टेंडेंसी होती है, सपोज, ठीक है, कुछ विक्टिम्स आए जिन्होंने सुसाइड कर लिया, अब उनका जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता क्या चला कि इनके ब्रेन में 5-HIAA का लेवल कम है। तो वहां से ये कोरिलेशन एस्टैब्लिश हुआ कि आप 5-HIAA का लेवल कम होना मतलब 5HT का लेवल कम है, इसी वजह से तो उसका मेटाबॉलिक का जो मेटाबोलाइट है उसका लेवल भी कम है। तो यहां से ये पता चला कि 5HT का लेवल कम होने की वजह से इंसान में सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं, एग्रेशन बढ़ जाता है। समझ रहे हैं ना इस बात को कि एग्जैक्टली ये नहीं पता कि एग्रेशन और इम्पल्सिविटी क्यों आपकी 5HT के कम होने की वजह से आपकी बढ़ रही है। ठीक है, तो यहां से इस टाइप की क्लिनिकल स्टडीज से ये पता लगा कि सिंपल कि जो आपका अगर किसी इंसान में 5HT का लेवल कम है तो उस केस में आपका क्या होगा, एग्रेशन बढ़ जाता है। लेकिन इस केस में 5HT इनफ अमाउंट में है, 5HT जो 1A रिसेप्टर है हिप्पोकैम्पस में, वहां पे वो बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद क्या होगा, जो इंसान का जो एग्रेशन है, इम्पल्सिविटी है, वो कम हो जाएगी। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये क्या करता है, हिप्पोकैम्पस में जो रिसेप्टर है उनसे जब सेरोटोनिन बाइंड होता है, 5HT बाइंड होता है, तो ये क्या करता है, न्यूरॉन्स में एक फैक्टर है आपका BDNF। BDNF मतलब ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ठीक है, ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, इसके रिलीज को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। न्यूरॉन्स में इसकी फॉर्मेशन और इसका रिलीज बढ़ जाएगा
और BDNF के बढ़ने की वजह से क्या होता है पता है आपको, ये जो फैक्टर है ये न्यूरोजेनेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो न्यूरॉन्स बनते हैं नए हिप्पोकैम्पस में हो रहा है, तो ऑब्वियसली हिप्पोकैम्पस के ही न्यूरॉन की मैं बात कर रही हूँ। तो हिप्पोकैम्पस में जो नए न्यूरॉन्स हैं, आपके जो न्यूरोजेनेसिस हो रही है वो बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ अगर न्यूरोजेनेसिस अच्छी होगी तो इसका मतलब हिप्पोकैम्पस का जो फंक्शन है वो भी इंप्रूव हो जाएगा, यानी कि हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो हमारी मेमोरी है, लर्निंग एबिलिटी है, वो सारी क्या हो जाएगी आपकी, इंप्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक और फंक्शन है हिप्पोकैम्पस में 5HT के बाइंड होने से जो होता है। ठीक है, तो इसके अलावा, ठीक है, जो मैंने बोले थे ये फंक्शंस तो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा 5HT1A और क्या करता है, ठीक है, अदर्स की बात कर लेते हैं। अदर्स में क्या क्या आ रहा है देखते हैं। चलिए, सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, अभी मैंने पहले बोला था आपसे कि ये क्या करता है, एक्साइटेटरी, क्योंकि ये इनहिबिटरी है ना नेचर में, तो क्या करेगा ये, जो हमारा ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट और एसिटाइल कोलिन दोनों ही एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इनके रिलीज को क्या करता है, ये कम करता है इन वेरियस ब्रेन एरिया। मैं हमेशा ध्यान रखिएगा, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, कि जो आपके इफेक्ट आते हैं वो आपके क्या होते हैं, ब्रेन एरिया स्पेसिफिक है। कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां पे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम होगा, कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां पे कोई एक पर्टिकुलर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ भी रहा होगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ रेफे न्यूक्लियस में क्योंकि ऑटो रिसेप्टर की तरह काम कर रहे थे तो इसलिए 5HT का लेवल कम हुआ, जबकि हिप्पोकैम्पस में पोस्ट सिनेप्टिकली प्रेजेंट थे, इसीलिए यहाँ पे 5HT का इफेक्ट ज्यादा आया और इसकी वजह से ये चीजें आपकी इंप्रूव हुई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहला फंक्शन यही है कि ये जो ग्लूटामेट और एसिटाइल कोलिन है इसके लेवल को या इसके रिलीज को कम करता है कुछ ब्रेन एरियाज में। इसके अलावा सेकेंड फंक्शन आपका क्या है, ये क्या करता है, डोपामीन के रिलीज को बढ़ाता है, डोपामीन के रिलीज को बढ़ाता है इन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। डोपामिनर्जिक पाथवे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, पार्किंसन डिजीज की जब हमने सीरीज करी थी स्टार्ट, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको डोपामिनर्जिक पाथवेज ही बताए थे, तो उसमें मैंने बताया था प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में किस तरीके से पाथवे रन करता है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जो आपका 5HT1A रिसेप्टर से जब भी 5HT बाइंड होगा तो डोपामीन का रिलीज यहाँ पे बढ़ जाएगा, और डोपामीन का रिलीज बढ़ता है तो उससे क्या होता है, डोपामीन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ध्यान है, कॉग्निशन के लिए। ठीक है, डोपामीन का रिलीज बढ़ता है तो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है, इंसान की मेमोरी बढ़ती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, इंसान मोटिवेटेड फील करता है। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड आपका फंक्शन है वो ये है कि ये क्या करता है आपका, इट इंक्रीज रिलीज ऑफ एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन। ठीक है, ये कुछ हमारे हॉर्मोन्स हैं, इनके रिलीज को भी ये क्या करेगा, बढ़ाएगा बॉडी में। तो इनका रिलीज ऑब्वियसली आपको सबका फंक्शन पता है। ठीक है, ACTH बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टेरॉइड फॉर्मेशन के लिए, किडनी में जो होता है। ऑक्सीटोसिन सबको पता है, ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंडोर्फिन क्या है, एंडोर्फिन आपका पेन किलर की तौर पे यूज हो रहा है, आपकी बॉडी में रिलीज होता है तो पेन से रिलीव आपको मिलता है। तो ये आपके क्या है, कुछ दूसरे फंक्शन है जो 5HT1A की वजह से हो रहे हैं। तो आई होप आपको 5HT1A के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि 5HT1A की वजह से क्या क्या इफेक्ट आपके प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 5HT1B। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए। अच्छा हाँ, इससे पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं ड्रग टारगेट भी यहीं पे डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, कि कौन सी, हमेशा ध्यान रखना हम वही ड्रग्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उन्हीं रिसेप्टर्स को मेजरली फोकस पे लेके आएंगे जिनके लिए कोई ड्रग बनी हुई है। ठीक है, देखो अभी आपने क्या देखा कि 5HT1A रिसेप्टर से जब 5HT बाइंड होता है तो क्या होता है, एग्रेशन कम होता है, इंपल्सिविटी कम होती है। ठीक है, तो इसी वजह से इस रिसेप्टर के एगोनिस्ट बनाए गए और जिन्हें यूज किया गया किस तरह से, एज एन एंटी एंजाइटी। ठीक है, अगर किसी इंसान को एंजाइटी है तो आप जानते हो जब इंसान को एंजाइटी होती है तो वो बहुत ज्यादा क्या होता है, कभी भी एग्रेसिव भी हो जाता है ना, तो उसकी आपकी क्या है, जो डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो इसीलिए
यहाँ पे जो हमारा ड्रग टारगेट है मैं बता देती हूँ। तो क्या यूज होता है, 5-HT1A एगोनिस्ट यूज होते हैं, ठीक है। 5-HT1A एगोनिस्ट कौन से हैं, बसपिरॉन, गैपिरॉन, ओके। ये हमारे क्या है, एगोनिस्ट है। और ये किस तरीके से यूज होते हैं आपके, एंटी एंजाइटी। जब मैंने आपको एंजाइटी पढ़ाया था उसमें एंटी एंजाइटी ड्रग डिस्कस की थी, तो वहां पे मैंने इसका जिक्र किया था, तो समझ में आ गया। इसके एगोनिस्ट यानी कि 5-HT तो चलो करता ही है, एग्रेशन को कम करता है, इम्पल्सिविटी को कम करता है, लेकिन अगर किसी इंसान को एंजाइटी हो गई है तो फिर हमें बाहर से दवाइयां देनी पड़ती है। वो मेडिसिन क्या करेंगी, सेम 5-HT की तरह इस रिसेप्टर से बाइंड होंगी, 5-HT1A से। कौन कौन सी है, बसपिरॉन, गैपिरॉन, और सेम वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी, यानी कि एग्रेशन कम होगा, इम्पल्सिविटी कम होगी, इंसान की एंजाइटी कम हो जाएगी। समझ में आ गया। तो ये था ऑल अबाउट 5-HT1A रिसेप्टर सब टाइप, ओके। अब बात करते हैं 5-HT1B के बारे में। ये थोड़ा सा आपके जो स्टार्टिंग के 2 रिसेप्टर हैं ये थोड़ा डिटेल में है, ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए 5-HT1B। 5-HT1B सेम मैकेनिज्म है, GPCR है, एडेनाइल साइक्लेस। क्या होगा, यहाँ पे भी इनहिबिशन ही होगा। जितने भी 5-HT1 के सब टाइप हैं सब यही मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, इनहिबिटरी ही है। अब इनकी लोकेशन की बात कर लेते हैं, सेम एज 5-HT1A। जैसे 5-HT1A में आपने देखा था कि कहीं पे ये क्या थे, आपके ऑटो रिसेप्टर की तरह काम कर रहे थे, और कहीं पे ये क्या कर रहे थे, पोस्ट सिनेप्टिकली वर्क कर रहे थे। पोस्ट सिनेप्टिक इनकी लोकेशन थी, तो ये नॉर्मली आपके क्या कर रहे थे, इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। सो पहले लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली लोकेशन इसकी क्या है, बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया सारे पार्ट ब्रेन के हैं। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप CNS के लेक्चर्स की सीरीज देख सकते हैं, ठीक है। सारे पार्ट्स को हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा यहाँ पे कंज्यूम होता है। तो बेसल गैंग्लिया पहला पार्ट है। तो यहाँ पे जो लोकेशन बेसल गैंग्लिया में जो 5-HT1B रिसेप्टर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ऑटो रिसेप्टर होते हैं, सेम, ठीक है। जैसे रेफे न्यूक्लियस में थे ना, वैसे ही बेसल गैंग्लिया में जो ये रिसेप्टर्स होते हैं ये ऑटो रिसेप्टर होते हैं। तो आप खुद बताइए बेसल गैंग्लिया में क्या होगा, ऑटो रिसेप्टर क्या करते हैं, 5-HT की फायरिंग को कम करते हैं ना। तो सीधे लिखेंगे डिक्रीजेस 5-HT और सेरोटोनिन फायरिंग, ठीक हो गया। बेसल गैंग्लिया में 5-HT का लेवल कम करने का काम करेंगे क्योंकि ये ऑटो रिसेप्टर है, ऑटो रिसेप्टर का काम ही ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट लोकेशन देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम बेसल गैंग्लिया सेकेंड लोकेशन क्या है हमारी, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस आप सब जानते हैं लर्निंग और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 5-HT1B रिसेप्टर के साथ जब भी 5-HT1B रिसेप्टर जो कि हिप्पोकैम्पस में प्रेजेंट है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, ये भी पोस्ट सिनेप्टिक है, यानी कि ऑटो रिसेप्टर नहीं है, ठीक है। ऑटो रिसेप्टर कहाँ पे है, केवल बेसल गैंग्लिया में, ठीक है। तो पोस्ट सिनेप्टिकली क्या करते हैं, 5-HT1B रिसेप्टर जो है हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन्स में, जब भी इनसे 5-HT बाइंड होता है तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आता है कि जो हमारा कॉग्निशन है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। लर्निंग और मेमोरी पावर आपकी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। ये इसका क्या है, इफेक्ट है। एग्जैक्ट मैं बार बार बोल रही हूँ, एग्जैक्ट आपका कोरिलेशन अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ है कि किस तरीके से कॉग्निशन इंप्रूव हो रहा है 5-HT की वजह से, ठीक है। बट जो आपकी फाइंडिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग यही है, रिसर्च फाइंडिंग के अकॉर्डिंग, कि हिप्पोकैम्पस में जो 5-HT1B रिसेप्टर्स है जब भी उनका एक्टिवेशन होता है तो आपका क्या है, कॉग्निशन इंप्रूव होता है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जो 5-HT लेबोरेटरी में जब टेस्ट हुए थे क्या किया गया था कि आपके जो रेट थे, ठीक है, रेट और माइस, उनमें से क्या किया, 5-HT1B रिसेप्टर्स को हटा दिया गया, ठीक है। ब्रेन से 5-HT1B रिसेप्टर्स को नॉकआउट कर दिया गया। तो फिर देखा गया कि जो आपके ऐसे माइस थे जिनसे 5-HT1B रिसेप्टर को रिमूव कर दिया गया है, उनकी अल्कोहल प्रेफरेंस आपकी बढ़ चुकी है, वो अल्कोहल लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, अल्कोहल उन्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि 5-HT1B कहीं ना कहीं हमें अल्कोहल से दूर रखने में भी हेल्प करता है। आप 5-HT1B रिसेप्टर को आपने हटाया माइस से, तो उनकी प्रेफरेंस जो टुवर्ड्स अल्कोहल थी वो बढ़ गई। तो ये इस तरीके की फाइंडिंग्स से ही आपके क्या है, ये इफेक्ट आपके पता लगाए जाते हैं। सिंपल है ना।
इसके अलावा बेसल गैंग्लिया हो गया, हिपोकैम्पस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है पल्मोनरी ब्लड वेसल्स। ओके, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स हमेशा ध्यान रखिएगा, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में जो 5HT1B रिसेप्टर्स हैं उनसे जब भी 5HT बाइंड होता है तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आता है आपका, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, जो पल्मोनरी ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्या आ जाएगा आपका, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा यस एक और जिसमें मैं लोकेशन भी डिस्कस नहीं करना चाहूंगी, इनफैक्ट मैं केवल एरिया बता देती हूँ फिर भी, बोन्स में। ठीक है, बोन्स में हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी 5HT1B रिसेप्टर्स के साथ 5HT बाइंड होता है तो कौन सी एक्टिविटी बढ़ती है आपकी, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी केवल 5HT1B की वजह से नहीं है, 5HT2A रिसेप्टर्स भी इस रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो हम बाद में देखेंगे। ऑस्टियोब्लास्टिक सबको पता है, ऑस्टियोब्लास्टिक मतलब बोन फॉर्मेशन। ठीक है, तो 5HT अगर 5HT1B की बात करें तो 5HT का इफेक्ट जो बोन में है वो पॉजिटिव है, बोन फॉर्मेशन में हेल्प हो रही है। इसके अलावा ये तो सारे इफेक्ट हो गए। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से हमने इफेक्ट डिस्कस कर लिए। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो रही है अदर्स में, अगर हम देखें इनके अलावा कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला इफेक्ट तो यही है कि ये क्या करता है आपका, 5HT1B रिसेप्टर्स क्या करता है, डोपामीन के रिलीज को बढ़ाता है। ठीक है, वो भी वेंट्रल टैगमेंटम एरिया, मैंने VTA आपको बताया था डोपामिनर्जिक पाथवे में, तो ये डोपामीन के रिलीज को वहां पे बढ़ाता है, तो इंसान का कॉग्निशन इंप्रूव होगा, मेमोरी इंप्रूव होगी, साथ ही साथ इंसान बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करेगा। ठीक है, डोपामीन बहुत जरूरी है ना मोटिवेशन के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो इफेक्ट है ये क्या है, ये क्या करता है, इट इनहिबिट्स, जब भी 5HT1B से बाइंड होता है तो उसकी वजह से क्या होता है आपका, इनहिबिट्स रिलीज ऑफ वैसोएक्टिव पेप्टाइड। वैसोएक्टिव पेप्टाइड क्या होता है, VIP क्या करता है ये क्या होता है, वैसोएक्टिव पेप्टाइड क्या होता है, वैसोडाइलेटर होता है नेचर में, ध्यान में रखिएगा। वैसोएक्टिव पेप्टाइड क्या है, वैसोडाइलेटर है, तो इसका रिलीज कम होगा तो इसका मतलब वैसोडाइलेशन कम से कम होगा। ठीक है, क्योंकि इसके रिलीज को ये इनहिबिट कर रहा है, ध्यान रखें। और ये भी आपको पता चलेगा मैं क्यों करा रही हूँ और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आगे चल के। साथ ही साथ ये क्या करता है, 5HT1B जो हमारा नोसिसेप्टिव ट्रांसमिशन है उसे भी इनहिबिट करता है। इट ऑल्सो इनहिबिट्स नोसिसेप्टिव न्यूरोनल ट्रांसमिशन, आई एम राइटिंग डायरेक्टली ट्रांसमिशन। ओके, नोसिसेप्टिव ट्रांसमिशन, नोसिसेप्शन क्या होता है, पेन, है ना। देखो कभी भी हमें क्या होता है, कोई भी चोट लगती है, बाहर से कोई भी स्टिमुलाई आता है जो कि पेनफुल स्टिमुलाई है, तो एकदम से हमारे क्या होते हैं, नोसिसेप्टिव न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो न्यूरॉन फटाफट से ब्रेन को मैसेज लेके जाते हैं। ब्रेन से मैसेज वापस हमारे उसी एरिया में आता है जहां पे आपको वो स्टिमुलाई आपके कांटेक्ट में आया है, आपको चोट लगी है, तब जाके आपको पेन फील होता है। ये तो समझ में आता है, इसको बोलते हैं नोसिसेप्टिव ट्रांसमिशन, यानी कि पेन जो आपकी पेन की इंपल्स जो ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, 5HT1B रिसेप्टर से जब भी 5HT बाइंड होता है तो ये नोसिसेप्टिव जो ट्रांसमिशन है उसे इनहिबिट कर देता है। इट मींस अगर इंसान को कोई पेनफुल अगर स्टिमुलाई इसके पास आया भी है तो इंसान को पेन महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांसमिशन जो ब्रेन और उस ऑर्गन के बीच में जो ट्रांसमिशन हो रहा है नोसिसेप्शन का, वो क्या कर रहा है, ये इनहिबिट कर रहा है। क्लियर है ना। चलिए, तो ये आपके क्या है, अदर्स इफेक्ट में आ जाएगा। अब बात करते हैं अगर ड्रग टारगेट की मैं बात करूं। ठीक है, इसका जो ड्रग टारगेट है ये केवल इसी का नहीं है, इसके बाद वाले का भी है, तो मैं उसे कंबाइंडली यहाँ पे बताना चाहूंगी। चलिए, मैं नीचे वाले को ऐसे ही रख रही हूँ एज इट इज। 5HT1, इसके मैं सारी लोकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बिकॉज मुझे ये अदर्स वाले फैक्ट को आपको समझाने के लिए यूज करना है ड्रग टारगेट को, तो इसलिए मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 5HT1D। ठीक है, 1B के बाद कौन आता है, 1D। 1D भी सेम मैकेनिज्म सेम रहेगा, एडेनाइल साइक्लेज इनहिबिशन। लोकेशन इसकी कहाँ है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी क्रैनियल ब्लड वेसल्स में। ठीक है, जो हमारी और हम लोग ये बोल सकते हैं जो हमारी क्रैनियम में, ठीक है, ब्लड वेसल्स है
ब्रेन में, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है आपका, इसका फंक्शन क्या है आपका, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। जो आपके ब्रेन में जो सेरेब्रल ब्लड वेसल्स हैं जितनी भी, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। अब ये इस टाइप के बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन इनफ है आप लोगों के लिए। अब देखिए टारगेट में दोनों साथ में डिस्कस कर रही हूँ। मैंने इसे क्यों छोड़ा था, क्योंकि 1D या 1B को हम अलोन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। दोनों ही एक आपके कॉमन टारगेट की तरह यूज होती है। तो हम क्या बोलेंगे, हमारी ड्रग टारगेट क्या है, 5HT 1B ऑब्लिक 1D एगोनिस्ट। ये हमारी ड्रग्स है जो यूज होती है। ये ऐसी ड्रग है जो ना तो सिंपल 1B पे काम करेंगी, ये 1D पे भी काम करेंगी, दोनों के लिए एगोनिस्ट की तरह काम करेंगी। और इसका फायदा क्या होगा ये देखिए, ठीक है। इन ड्रग्स को लेने की वजह से जो 5HT 1B 1D एगोनिस्ट है, ये बेसिकली यूज होती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन डिटेल कि माइग्रेन क्या होता है, ठीक है। माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज होती है। अब माइग्रेन क्यों होता है, माइग्रेन इस वजह से होता है, अगर हमारी जो सेरेब्रल ब्लड वेसल्स है वो एक्सेसिवली डायलेट हो रही है, उसका मैनिफेस्टेशन ही है, एग्जैक्ट पैथो नहीं पता उसकी कि हो क्यों रहा है, बट जो देखा गया फाइंडिंग्स है, रिसर्च फाइंडिंग, वो ये बोलती है कि जो माइग्रेन का पेशेंट है उसके जो सेरेब्रल ब्लड वेसल्स है वो एक्सेसिवली डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से उसे वो माइग्रेन का पेन हो रहा है, ठीक हो गया। तो अब देखो क्या होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि माइग्रेन में जो आपका हेडेक हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वैसो डायलेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो हमारा एम क्या रहेगा कि इस वैसो डायलेशन को हमने क्या करना है, कम करना है, यानी कि हम वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे, ठीक है। तो देखिए 5HT 1B एगोनिज्म की वजह से, 5HT 1B एगोनिज्म की वजह से क्या होगा, देखो यहाँ आ जाओ, ये फैक्ट देखे थे, inhibits release of vasoactive peptide which is vasodilatory in nature। तो जो वैसोडाइलेटर के रिलीज को ये रिसेप्टर 1B रिसेप्टर इनहिबिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वैसोडाइलेशन कम होगा ना, समझ में आ रहा है। 1B एगोनिस्ट क्यों यूज कर रहे हैं हम, 1B एगोनिस्ट की वजह से क्या होगा, क्योंकि जो वैसोडाइलेटर वैसोएक्टिव पेप्टाइड है 1B से जब भी आपका 5HT बाइंड होता है तो इसका रिलीज कम होता है, यानी कि वैसोडाइलेशन की बजाय अब क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, पहला इफेक्ट, ठीक है। दूसरा, आपने देखा था कि 1B की वजह से 1B जब एक्टिवेट होता है तो नोसिसेप्टिव ट्रांसमिशन इनहिबिट होता है, यानी कि जो पेन की इंपल्स है वो इनहिबिट होती है। और माइग्रेन में पेन ही तो हो रहा है, आप यही तो चाहोगे ना कि इंसान को पेन महसूस ना हो। तो 1B एगोनिज्म का क्या फायदा है, समझ में आया। पहली बात तो वैसोडाइलेटर जो वैसोएक्टिव पेप्टाइड है वो कम बनेगा, साथ ही साथ जो नोसिसेप्टिव ट्रांसमिशन है वो इनहिबिट हो जाएगा। दोनों ही माइग्रेन में हमारे लिए यूजफुल है। अब 1D एगोनिज्म से क्या फायदा होगा, 1D एगोनिज्म से क्या होगा, अभी हम सीधे सीधे देख रहे हैं कि ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, माइग्रेन में हमें पता है कि डायलेशन की वजह से ही प्रॉब्लम है, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि 1B ऑब्लिक 1D एगोनिस्ट हम यूज करते हैं, यानी कि ये जो इस क्लास की जो ड्रग होती है वो 1B के साथ साथ 1D में भी आपका एगोनिज्म शो करती है। कौन सी ड्रग होती है मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ड्रग्स है हमारी ट्रिप्टेंस, ठीक है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ट्रिप्टेंस आपकी कैटेगरी की ड्रग आती है जिसमें आपकी सुमाट्रिप्टेन है, रीजाट्रिप्टेन है, नैराट्रिप्टेन है, ऐसी बहुत सारी ट्रिप्टेंस आती हैं आपकी, जो इसी मैकेनिज्म के थ्रू काम करती है, यानी कि 1B और 1D दोनों में एगोनिस्ट की तरह वर्क करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एर्गोट एल्कलॉइड है, वो भी आपके इसी तरीके से 1B 1D को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन इनके अलावा उनके और भी टारगेट्स होते हैं, डोपामीन रिसेप्टर्स पे भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, 1B और 1D एगोनिज्म का भी हमने टारगेट देख लिया कि भाई कौन सी ड्रग है जो इन दोनों रिसेप्टर्स पे कंबाइनली वर्क करती है और कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें से यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दो और आपके सब टाइप इसके हैं, लेकिन चलिए पहले मैं लिख ही लेती हूँ, 5HT 1E एंड 5HT 1F, ये दो सब टाइप और हैं, दोनों ही सेम मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, यानी कि GPCR ही है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, एडेनाइल साइक्लेज इनहिबिशन ही होने वाला है। लोकेशन इनकी देखो, जो 1E है ये हमारे कॉर्पस स्ट्रेटम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, बेसल गैंग्लिया का ही पार्ट है कॉर्पस स्ट्रेटम।
और जो हमारा 1F है ये हमारे ब्रेन, बहुत से एरिया होते हैं ब्रेन के वहां और पेरिफेरी दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी लोकेशन तो आइडेंटिफाइड है, इसी वजह से इन्हें नाम दिया गया कि भाई ये ई और एफ है, ठीक है, क्योंकि इनकी लोकेशन अलग अलग थी, इनमें डिफरेंस भी था, लेकिन इनके ओरिजिनली ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं कॉर्पस स्ट्रेटम या फिर ब्रेन और पेरिफेरी में, ये अननोन है। तो इसीलिए हम इसे कैसे कर देंगे, डैश करके छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें फाइंडिंग्स, अभी रिसर्च चल रही है, अभी कुछ क्लियरली हम नहीं बोल सकते कि ये एग्जैक्टली करते क्या है, ठीक हो गया। तो बस लेकिन इनका पता होना चाहिए कि ये सब टाइप्स हैं, ठीक। तो ये था ऑल अबाउट 5HT1 सब टाइप, ठीक है। 5HT1 के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड टाइप, सेकेंड फैमिली। पहली फैमिली हमारी पूरी हो गई, चलिए सेकेंड फैमिली हमारी क्या है, 5HT2। ऑब्वियसली 5HT1 हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब 2 की ही बारी है। 2 के भी आपके सब टाइप है, 2A, 2B, 2C, ठीक है। ये पहले वाले से कम है ऑब्वियसली, लेकिन इसके भी सब टाइप है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 5HT2A, ठीक है। जैसे 5HT1 की मैकेनिज्म सेम था, एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिशन हो रहा था, वैसे ही 5HT2 का भी जो मैकेनिज्म है वो सेम ही रहेगा, यानी कि जितने भी इसके सब टाइप हैं वो सेम टाइप के ही रिसेप्टार हैं। कौन से रिसेप्टार हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपके क्या है, ये भी GPCR ही है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टार है, लेकिन ये एडिनाइल साइक्लेज यानी कि साइक्लिक AMP पाथवे को फॉलो नहीं करते। ये किसको फॉलो करते हैं, IP3 डैक पाथवे को फॉलो करते हैं। और IP3 डैक पाथवे में बताइएगा कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है। जैसे साइक्लिक AMP पाथवे में एडिनाइल साइक्लेज था, वैसे ही IP3 डैक पाथवे में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, फॉस्फोलाइपेज, ठीक है। तो मैं PLC लिख रही हूँ, PLC इज फॉस्फोलाइपेज। तो ये क्या करते हैं, ये रिसेप्टर जनरली फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करते हैं, ठीक हो गया। IP3 डैक पाथवे फॉलो कर रहा है, और ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, रिसेप्टर से क्वेश्चन बनता है। तो ये आपका फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट कर रहा है। मुझे इसे डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता नहीं IP3 डैक पाथवे कैसे चलता है तो आप सेल सिग्नलिंग के लेक्चर देख सकते हैं, उसमें स्पेसिफिकली मैंने सारे टाइप के पाथवे आपके डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो 5HT2A चलिए पता चल गया मैकेनिज्म क्या है। इसके बाद बात करेंगे अबाउट इट्स लोकेशन, कहाँ पे ये आपका 2A रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहली लोकेशन है इसकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक हो गया। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हम 1 बाय 1 ऐसे करते हैं, लोकेशन प्लस फंक्शन साथ साथ करते हुए चलते हैं, ठीक है, जैसे अभी तक कर रहे थे। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है आपका, सबसे पहली बात तो यही है कि ये एक्साइटेशन कॉज करेगा, क्योंकि एक्साइटेटरी है, मैंने बताया था। 1 वाला क्या था, इनहिबिटरी था, क्योंकि एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिट हो रहा था। ये जो 2 है आपके सब टाइप, ये क्या है, एक्साइटेटरी है, तो इसीलिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या होता है, एक्साइटेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो होते हैं फैक्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू, वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके अलावा सेकेंड हमारी लोकेशन क्या है इसकी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में क्या इफेक्ट आता है, ये प्लेटलेट्स में क्या करता है, एग्रीगेशन कॉज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है, यहाँ पे बहुत सारी क्लास ऑफ ड्रग हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जहां पे भी 5HT यानी कि 5HT अगर प्लेटलेट्स में प्रेजेंट 5HT2A रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है तो प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा। और आप जानते हो ना, प्लेटलेट इकट्ठा होती है तो क्या होता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है। चोट लगी है तो ठीक है, थ्रोम्बस बनना, लेकिन अगर अननेसेसरीली, जैसे मैंने आपको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में बताया था, वहां भी थ्रोम्बस बन रहा था ना, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था, है ना, तो वहां पे थ्रोम्बस बनना सही नहीं है। तो इसीलिए इस मैकेनिज्म की वजह से, इस एक्शन की वजह से, इस फंक्शन की वजह से आपका जो कोरोनरी हार्ट डिजीज है उनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, 5HT की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रहा है, ठीक है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, जो अब अभी आगे चल के हम और फर्दर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट लोकेशन इज स्मूथ मसल्स। हमारी जो स्मूथ मसल्स है वहां पे भी ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं 5HT2A, और ये क्या करते हैं, ये करते हैं वैसो
स्मूथ मसल्स, यहाँ पे स्मूथ मसल्स जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ अपनी ब्लड वेसल्स का, ठीक है। हमारी ब्लड वेसल्स भी स्मूथ मसल से मिलके बनी है। तो अगर मैं ब्लड वेसल की बात करूँ तो ये स्पेसिफिकली ब्लड वेसल्स में क्या करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो ये फैक्ट है आपके किसके, 5HT2A के। अभी देखिए इसमें मैं डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1 by 1 कि और क्या क्या होने वाला है। तो देखिए अदर्स हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम ड्रग्स पे आएंगे। तो देखिए ये दोनों लास्ट वाले तो छोड़ दीजिए, समझ में आ गया होगा। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की मैं बात करती हूँ। अभी हमने क्या बोला कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में एक्साइटेशन हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा और क्या क्या चीजें यहाँ पे होती हैं इस रिसेप्टर की वजह से, जो हमारे ब्रेन में हो रहा है कॉर्टेक्स पार्ट की वजह से। सबसे पहली बात तो क्या है, 5HT2A की वजह से भी आपका कॉग्निशन आपका इंप्रूव होता है। ध्यान रखिएगा जो हमारी लर्निंग एबिलिटी है, हमारी मेमोरी है, वो आपकी इसकी वजह से इंप्रूव होती है 5HT2A की वजह से, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड इसका इफेक्ट क्या है, ये चीज देखी गई, ठीक है। जब रिसर्च फाइंडिंग्स हुई तो पता क्या चला कि 5HT2A रिसेप्टर के साथ जब भी 5HT बाइंड होता है इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन में बेसिकली, तो क्या होता है आपका हेलुसिनेशन प्रोड्यूस होते हैं, हेलुसिनेशन। और साथ ही साथ इंसान डिप्रेशन के सिम्टम्स को शो करने लगता है, यानी कि इंसान में आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखाई देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। कैसे होता है, क्यों होता है, अभी भी रिसर्च चल रही है, बट जो आपकी एनालिसिस के थ्रू पता लगा है वो यही है कि जो 5HT2A रिसेप्टर्स है, जब भी इसके साथ आपका 5HT बाइंड होता है तो इंसान में हेलुसिनेशंस आपको दिखाई देंगे। हेलुसिनेशन सबको पता है, भ्रम है ना, कुछ ऐसी चीजों को महसूस करना जो एग्जैक्टली है ही नहीं, है ना, जो मैंने आपको साइकोसिस में पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। साथ ही साथ इंसान में आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखने को मिलेंगे। तो अब आप इन दोनों इफेक्ट को देखते हुए आप समझ सकते हो कि अगर इस रिसेप्टर के एक्टिवेशन से हेलुसिनेशन हो रहे हैं, जो कि साइकोसिस की प्राइमरी स्टेज है पागलपन की, तो यानी कि एंटी साइकोटिक ड्रग अगर हम इस रिसेप्टर को ब्लॉक करवाए तो उससे हमारा क्या होगा, साइकोसिस का इलाज हम कर सकते हैं ना। तो बहुत सी एंटी साइकोटिक ड्रग ऐसी हैं जो इस रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि इसी रिसेप्टर के एक्टिवेशन से डिप्रेशन भी हो रहा है, तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी आपका टारगेट हो सकती है। इस अगर रिसेप्टर को हम ब्लॉक कराएं तो डिप्रेशन को भी हम कहीं ना कहीं ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इस पे रिसर्च चल रही है, बहुत सारी ड्रग्स बन चुकी हैं जो हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी ड्रग ऐसी है जो इन प्रोसेस है, वो आपकी बाद में आएंगी, ठीक है। अब और एक और बात, जो डिप्रेशन होने का हाँ एक फाइंडिंग है जिससे हम कोरिलेट कर सकते हैं कि जो 5HT2A रिसेप्टर है ना, जब भी इससे 5HT बाइंड होता है तो ये क्या करता है, गाबा के रिलीज को इनहिबिट करता है, गाबा रिलीज को इनहिबिट करता है। और आप गाबा रिलीज को बढ़ाता है, और गाबा का रिलीज बढ़ेगा तो आप जानते हो ना, गाबा इनहिबिटरी है, बहुत ज्यादा इनहिबिशन अगर किसी के ब्रेन में हो जाए तो वो डिप्रेशन में तो चला ही जाएगा ना। तो ये एक आपका कोरिलेशन बन सकता है कि 5HT2A एक्टिवेशन की वजह से गाबा रिलीज बढ़ रहा है, शायद यही वजह है डिप्रेशन की, बट एग्जैक्ट नहीं बोल सकते आप। तो ये आपके क्या है, दूसरे सिम्टम्स है जो हमें दिमाग में रखने हैं। इसके अलावा अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ छूट रहा है तो लेट मी चेक फर्स्ट, ठीक है। यस, ये क्या करता है आपका, कुछ हमारे हार्मोन्स हैं उनके रिलीज को बढ़ाता है, लाइक ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, रेनिन के रिलीज को बढ़ाता है, प्रोलैक्टिन के रिलीज को बढ़ाता है, ठीक है। ये आपके क्या है, कुछ हार्मोन है जिनके रिलीज को ये बढ़ा रहा है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो ये आपके क्या है, ये अदर फंक्शंस में आ गए, ठीक है। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई 2A की वजह से 2A की क्या क्या लोकेशन है, क्या इफेक्ट आते हैं। हम ओवरऑल सारी चीजें देख चुके हैं कि अगर ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, यानी कि अगर 5HT2A रिसेप्टर से बाइंड हुआ तो क्या इफेक्ट आएंगे वो हमें पता है, ठीक है। तो अब देखिए ड्रग टारगेट क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले ये देखो, अगर मैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करती हूँ तो ओवरऑल हमें क्या पता लगा कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जब भी आपका एक्साइटेशन होता है, यानी कि उसकी वजह से हेलुसिनेशन और डिप्रेशन आ रहा है, ठीक है। ये हम देख रहे हैं कि 2A के एक्टिवेशन की वजह से ये चीज हो रही है। तो इसीलिए मैं उन्हीं ड्रग्स को डिस्कस करूंगी। देखो यहाँ पे जो बन चुकी है, जो मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहला टारगेट क्या है, ये
ठीक है, यहीं पे मैं इसे बता रही हूँ। सबसे पहला टारगेट है ये हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन हमें पता है ये क्या है, आपका साइकोसिस का आपका इनिशियल स्टेट है। तो जो हमारी एंटी साइकोटिक ड्रग है, एंटी साइकोटिक ड्रग, वो हेलुसिनेशन को ही क्या करेंगी, इनहिबिट करेंगी बाय ब्लॉकेज ऑफ 5-HT2A रिसेप्टर। तो कौन सी ऐसी एंटी साइकोटिक ड्रग है जो 5-HT2A रिसेप्टर को ब्लॉक करके इस हेलुसिनेशन को होने से रोकती है? तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्लोजापिन। ठीक है, क्लोजापिन आपकी ड्रग है जो हम यूज करते हैं, ठीक है, एंटीसाइकोटिक, और इसका मैकेनिज्म क्या है, 5-HT2A रिसेप्टर ब्लॉकेज। जो क्यों है अभी ये समझ में आ गया होगा आपको, क्लियरली दिख रहा है कि 5-HT2A के एक्टिवेशन की वजह से ही हेलुसिनेशंस आ रहे थे, और इन हेलुसिनेशंस को अगर हमें ब्लॉक करना है तो इस रिसेप्टर को ब्लॉक करवाना पड़ेगा, और हमारी एंटीसाइकोटिक क्लोजापिन सेम यही काम करती है। तो सबसे पहला इफेक्ट कवर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको दिख रहा था प्लेटलेट्स में आपका क्या हो रहा है, एग्रीगेशन हो रहा है। मैंने बोला आपसे कि नॉर्मली जब चोट लगती है प्लेटलेट का एग्रीगेशन होना जरूरी है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग आपको, अगर आपको चाहिए कि भाई खून बह रहा है उसे रोकना है, तो पहले प्लेटलेट एग्रीगेशन ही होता है, उसके बाद क्लॉट फॉर्म होता है। तो सबको पता है ना क्लियरली। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन उस केस में तो सही है, लेकिन अगर कहीं भी हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर इस तरीके से क्लॉट फॉर्म हो जाए, ये थ्रोम्बस फॉर्म हो जाए, तो उससे क्या होगा, हमारा ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा। ठीक है, सपोज यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ पे आपका कोई ऑर्गन है, कोई मसल है जिसे ब्लड मिलना है, तो क्या होगा, इस थ्रोम्बस की वजह से इस एरिया में ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इस्चीमिया की सिचुएशन आ जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और यहाँ पे जो सेल्स हैं वो डेड होना स्टार्ट हो जाएंगी। यही होता है ना। अब ये तो आपको नहीं चाहिए, तो यही आपको यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्लेटलेट एग्रीगेशन, चोट लगी है तो सही है, लेकिन ऐसे केस में तो ये गलत है ना। ठीक है, तो अगर किसी को क्या है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज है, यानी कि इसी टाइप की सिचुएशन फेस कर रहा है, एंजाइना है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, तो उस केस में हम क्या चाहेंगे कि ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाए। चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? हमें पता है कि थ्रोम्बस बन रहा है, ठीक है, जो जिसका मेन रीजन प्लेटलेट एग्रीगेशन है। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में मैंने पूरा डिटेल में आपको थ्रोम्बस फॉर्मेशन बताया हुआ है। तो हमें पता है कि थ्रोम्बस बन रहा है और हम चाहते हैं कि ये थ्रोम्बस ना बने, और हमें ये भी पता है कि 5-HT2A के एक्टिवेशन की वजह से, जो कि प्लेटलेट्स में प्रेजेंट है, एग्रीगेशन ही होता है, यानी कि थ्रोम्बस बनता है। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हम ये जो प्लेटलेट्स में जो एग्रीगेशन हो रहा है, इसे क्या करें, हम रोकें। अब ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकने के लिए ऑब्वियसली हमें इस रिसेप्टर को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारी क्या है, आपकी ड्रग है जो यूज होती है, उसका नाम है सार्पोग्रिलेट। ओके, सार्पोग्रिलेट आपकी मेडिसिन का नाम है जो यूज होती है, ठीक है, ISD के ट्रीटमेंट में, इस्चेमिक हार्ट डिजीज के ट्रीटमेंट में। तो वहां पे आपका, क्योंकि हम चाहते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन ना हो, तो ये ड्रग सार्पोग्रिलेट क्या करेगी, 5-HT2A रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, ताकि प्लेटलेट्स में एग्रीगेशन ना हो, प्लेटलेट आपस में एग्रीगेट ना बनाए, और ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन ना हो। समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद हमें थर्ड देखिए, स्मूथ मसल्स में मैंने क्या बोला, जो हमारी ब्लड वेसल्स है वहां पे क्या हो रहा है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, सपोज इस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, सपोज कोई मान लो किसी इंसान का ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई है, ठीक है, BP बढ़ा हुआ है, और ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो आप जानते हो ना, वेसल जितनी ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी उतना ज्यादा BP बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हालांकि मेजर रोल 5HT का नहीं है। ठीक है, अब 5HT के अलावा आप जानते हो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिसमें एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, नॉर एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, जो अल्फा रिसेप्टर से बाइंड होके BP को बढ़ा रहा है, ये तो हमें पता है ना। लेकिन 5HT भी तो यही कर रहा है। देखो 5HT जो है 5-HT2A रिसेप्टर से बाइंड होके, जो कि स्मूथ मसल ब्लड वेसल्स में है, BP को बढ़ा रहा है। तो ऐसे केस में ये भी आपका टारगेट हो सकता है ना, एंटी हाइपरटेंसिव की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, इस इफेक्ट को कम करेंगे। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हमें कम कराना है, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी इंसान का ब्लड प्रेशर हाई पे गया हुआ है, हम क्यों ये वाला इफेक्ट चाहेंगे। तो 5-HT2A को हम ब्लॉक कराएंगे, तो इसके लिए हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज होती है, ठीक है, जो इसी आपका रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना इफेक्ट दिखाती है। वो कौन सी है, कीटेंसेरिन। ठीक है, कीटेंसेरिन हमारी मेडिकेशन है,
जो आपकी क्या करती है, इस रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। हालांकि कीटन सेरीन केवल इसी रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करती है, ये साथ ही साथ अल्फा ब्लॉकेज भी करती है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जो नॉरएड्रेनलिन एड्रेनलिन के इफेक्ट को भी ब्लॉक करेगी। तो बहुत अच्छी एंटी हाइपरटेंसिव हुई ना, एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन के इफेक्ट को तो ब्लॉक कर ही रही है, साथ में 5-HT की वजह से भी जो बीपी बढ़ रहा है उसे भी ब्लॉक कर रही है। समझ में आया? तो इसका मतलब ओवरऑल क्या पता लगा कि 5-HT, जैसे 5-HT1 में आपने क्या देखा था, हमने एगोनिस्ट को यूज किए थे क्योंकि हम उसके इफेक्ट को बढ़ाना चाह रहे थे, चाहे एंजाइटी के ट्रीटमेंट में चाहे माइग्रेन के ट्रीटमेंट में। बट आपने 5-HT2 के केस में क्या देखा कि हम एंटागनिस्ट अप्रोच यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यानी कि इस रिसेप्टर के एंटागनिस्ट को हम यूज कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए कि आपका हेलुसिनेशन आए, इसीलिए हमने क्या किया, एंटागनिस्ट दिया। ठीक है, क्लोजापिन। हमें नहीं चाहिए था प्लेटलेट एग्रीगेशन हो, तो इसीलिए हमने एंटागनिस्ट दिया। ठीक है, हमें नहीं चाहिए था कि हमारा ब्लड प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज हो, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो, तो हमने एंटागनिस्ट दिया। समझ में आ रहा है? तो ये था ऑल अबाउट 5-HT2A रिसेप्टर। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाइए,5-HT2B। ठीक है, सेम वही मैकेनिज्म होगा, पीएलसी एक्टिवेशन। ठीक है, फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेशन, यानी कि एक्साइटेटरी है। लोकेशन कहाँ होता है ये रिसेप्टर? ये होते हैं हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जब भी स्टमक में प्रेजेंट 5-HT2B रिसेप्टर्स के साथ 5-HT बाइंड होता है तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आता है, स्टमक में जो कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट है वो बढ़ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, आपके जो स्टमक में कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि आपका फटाफट आपने जो भी आपने फूड प्रोडक्ट लिया था, माउथ में बोलस बन के आपके स्टमक में गया था, फटाफट उसकी मिक्सिंग होगी क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टमक में क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ड्रग इसमें इस रिसेप्टर पे अभी तक काम नहीं कर रही है, यूज नहीं करते हैं, तो इसीलिए इसको इतने पे ही छोड़ेंगे। ठीक है, जहां पे काम कर रही है वहां पे मैं बताते चल रही हूँ आपको साथ में। नेक्स्ट है हमारे पास 5-HT2C। ठीक है, सेम इसका भी मैकेनिज्म यही रहेगा, पीएलसी को एक्टिवेट करेगा, IP3 डैक पाथवे फॉलो करेगा, स्टिमुलेटरी है नो डाउट। अब देखते हैं 5-HT2C की क्या आपकी लोकेशन है, कहाँ कहाँ पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहली लोकेशन इसकी है कोरोइड प्लेक्सस। अच्छा, क्या होता है कोरोइड प्लेक्सस, कहाँ पे होता है? सबको पता है, वेंट्रिकल्स की वॉल में प्रेजेंट होता है, जो आपके ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं। बेसिकली कोरोइड प्लेक्सस का काम क्या होता है, आपका CSF बनाने का। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो कहाँ से बनता है, कोरोइड प्लेक्सस से ही बनता है। बट 5-HT किस तरीके से 5-HT2C से बाइंड होता है और कोरोइड प्लेक्सस में क्या इसका इफेक्ट है, ये अभी भी क्या है, अननोन है। बहुत टाइम मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि भाई ये CSF फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, CSF फॉर्मेशन ये कोई ऐसा कोरिलेशन अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ है कि 5-HT जब 5-HT2C से बाइंड होता है, जो कि कोरोइड प्लेक्सस में है रिसेप्टर, तो इफेक्ट क्या आता है ये अननोन है। ठीक है, इसलिए मैंने डस्ट करके इसे छोड़ दिया है। इसके अलावा कोरोइड प्लेक्सस के अलावा नेक्स्ट इसकी लोकेशन है आपकी हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाइपोथैलेमस। आप जानते हो ना, हाइपोथैलेमस के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। हालांकि ये सेक्सुअल बिहेवियर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, आपकी एपेटाइट को भी कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, सर्कैडियन रिदम को भी कंट्रोल करता है। बट जो मेजर इफेक्ट है वो मैं यहाँ पे बताऊं जो 5-HT करता है। तो हाइपोथैलेमस में हमेशा याद रखना, जब भी 5-HT2C रिसेप्टर जो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है उनके साथ जब भी 5-HT बाइंड होता है तो इफेक्ट क्या आता है, जो फूड इंटेक है इंसान का वो कम हो जाएगा, यानी कि एपेटाइट कम हो जाएगी। ठीक है, इंसान कम खाना खाएगा। ठीक, साथ ही साथ और क्या क्या इफेक्ट आते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर को ये क्या कर देता है, आपका इंक्रीज कर देता है। तो 5-HT जब भी इससे बाइंड होगा 5-HT2C से, जो कि हाइपोथैलेमस में है, तो फूड इंटेक कम हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपकी क्या है, लोकेशन है कि कैसे प्रेजेंट होता है। और हाँ, एक और है इसमें मैं मेंशन कर देती हूँ, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में भी आपके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, 2C रिसेप्टर्स 5-HT के।
और ये क्या करते हैं, यहाँ से यूरिनेशन को कम करते हैं, ठीक है। इन रिसेप्टर्स के साथ जब भी आपका 5HT बाइंड होगा यूरिनेशन कम होगा। कारण ये है कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, आपका यूरिनेशन को कम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रग टारगेट की, ठीक है। कौन सी ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, जो 5HT2C है उसका हाँ ड्रग टारगेट अवेलेबल है। कौन सा वाला, हमें दिखा ना, हाइपोथैलेमस में ये क्या कर रहा है, फूड इनटेक को कम कर रहा है, तो इसीलिए 5HT2C एगोनिस्ट हम यूज करते हैं, एगोनिस्ट यूज करते हैं एज इन एंटी ओबेसिटी। अगर कोई इंसान ओबीस है, ठीक है, बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी है, उसे मोटापा जिसे बोलते हैं, तो उस केस में आपको क्या चाहिए कि फूड इनटेक कम हो, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके एगोनिस्ट देते हैं, क्योंकि हमें पता है इस रिसेप्टर के एक्टिवेशन की वजह से फूड इनटेक कम होता है, तो इसीलिए इसी रिसेप्टर के एगोनिस्ट आपने दे दिए। तो इसमें एंटी ओबेसिटी कौन सी ऐसी ड्रग है जो ऐसे यूज होती है, तो मैं यहाँ पे बता दूं उनके नेम। फर्स्ट है हमारा लॉर्कासेरिन। लॉर्कासेरिन आपकी ड्रग है जो एंटी ओबेसिटी यूज होती है। ये बेसिकली कैसे काम करती है समझ में आ गया, 5HT2C एगोनिस्ट की तरह वर्क करेगी। और साथ ही साथ आपकी जो ड्रग है, जो पॉपुलर मेडिकेशन है फेनफ्लोरामीन, वो भी ये मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो 5HT2C एगोनिज्म के थ्रू हम फूड इनटेक को कम कर सकते हैं, हमें पता है, क्योंकि ये फूड इनटेक को कम कराता है, और इसीलिए इसे ओबेसिटी में हम यूज कर सकते हैं एंटी ओबेसिटी ड्रग की तरह, ठीक हो गया। तो 5HT2C आपको पता चल गया एगोनिस्ट टारगेट क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये था ऑल अबाउट 5HT2 रिसेप्टर, चाहे वो 2A था, 2B था, 2C था, ओके ओके। सो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में हम जो फोकस करेंगे वो होगा 5HT3, 5HT4, 5, 6, 7, ठीक है, जो रिमेनिंग आपका पार्ट रह गया है। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं ट्राई करूंगी कि आपको जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर मिल सके। थैंक यू सो मच।